हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी का फिर से एक सेशन लेके आए हैं जो 11/2/2021 का एनालिसिस करवाएंगे। दोस्त बता देते हैं कि इसका पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है और इसी के साथ जो भी वीडियो आता है इस चैनल पर उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। दोस्त बता देते हैं कि इस चैनल पर अगर बात करेगा तो एनटीपीसी का प्रीवियस पेपर में ओरिजिनल पेपर का जीए का पार्ट करवाया जा रहा है और साथ में मैथ का भी एनालिसिस करवाया जा रहा है। तो इसको भी आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल पेपर में किस हिसाब से प्रीवियस में पेपर सेट किया गया था। और साथ में जिनका पेपर एलपी जेई और टेक्नीशियन का है, एलपी जेई और टेक्नीशियन का पेपर है, उनको लिए भी हम फास्ट रिवीजन साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री का चला रहे हैं। तो उसको भी आप देख सकते हैं। आपको हम बता देते हैं कि फिजिक्स में चलाया जा रहा है लाइट चैप्टर और केमिस्ट्री का अगर बात करेगा तो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल चलाया जा रहा है। तो यहाँ से आप फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। क्या कि आपको पता है कि एलपी हो, जेई और टेक्नीशियन के लिए अगर साइंस का बात करेगा तो साइंस से 40 से 50% का अगर बात करेगा तो 50% तक जो वेटेज रहता है वो साइंस का रहता है। तो इसी तरीका से आगे भी देखिएगा, आगे भी करंट अफेयर भी चलाया जा रहा है और साथ में एमटीएस का भी जीए का पार्ट लाया जा रहा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज पहला प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि कौन सा मानव की गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल के सही कालानुक्रम में है। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। तो अगर बात करेगा कालानुक्रम के मतलब, तो सबसे पहले आया था पूरा पाषाण काल, उसके बाद आया था मध्य पाषाण काल, फिर आया था नव पाषाण काल। तो आपको पता है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पूरा पाषाण काल का अगर बात करेगा तो पूरा पाषाण काल में मानव को आदि मानव कहा जाता था। मानव को क्या कहा जाता था? तो मानव को आदि मानव कहा जाता था, आदि मानव कहा जाता था। तो मानव को आदि मानव कहा जाता था। अगर पूरा पाषाण काल में बात करेगा तो आग की खोज जो हुआ था, आग की खोज, तो आग की खोज में सफलता जो पाया था वो पूरा पाषाण काल में ही पाया गया था। तो यहाँ से दो प्रश्न पूछता है कि पूरा पाषाण काल में किसकी सफलता हुआ था, तो आग की खोज हुआ था और साथ में मानव को आदि मानव कहा जाता था। अगर मध्य पाषाण काल का बात करिएगा, मध्य पाषाण काल का, तो इसमें आपको हम बता देते हैं कि मध्य पाषाण काल में हुआ था जो जिसे कि अंतिम संस्कार की जो खोज हुआ था या अंतिम संस्कार को कार्यक्रम अपनाए थे, वो किसमें अपनाए थे? तो मध्य पाषाण काल में। तो अंतिम संस्कार अगर बात करेगा कि अंतिम संस्कार के लिए तो अंतिम संस्कार किसमें आया था? तो अंतिम संस्कार जो लाया गया था वो लाया गया था मध्य पाषाण काल में। अगर इसी के साथ अगर हम बात करते हैं नव पाषाण काल का, तो आपको पता है कि नव पाषाण काल में कृषि और साथ में कृषि और पशुपालन के भी अति चला था। अगर खोज का बात करते हैं तो कृषि और पशुपालन को भी सब अपनाया था। तो बात करते हैं कि मध्य पाषाण काल में कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन और साथ में पहिया और मनकी की खोज किस में हुआ था? तो नव पाषाण काल में हुआ था। तो हम नव पाषाण काल में रिपीट कर देते हैं कि कृषि और पशुपालन की खोज हुआ था किसमें? तो नव पाषाण काल में हुआ था। पहिए और मनकी का भी खोज हुआ था नव पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में अंतिम संस्कार कार्यक्रम को अपनाए थे। और पूरा पाषाण काल का अगर बात करेगा तो पूरा पाषाण काल में एक सफलता हासिल किया था कि आग की खोज किया गया था और साथ में आदि मानव को आदि मानव कहा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि भारत के अलावा इनमें से किस देश को राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है। बोला कि भारत के अलावा इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल है जो हॉकी है। तो किसका है? तो पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। अगर पाकिस्तान का बात करेगा तो पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी हो गया, भारत का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी हो गया। लेकिन यही अगर प्रश्न बन जाता कि नेपाल का कौन सा खेल है, अगर नेपाल का बात करेगा तो नेपाल का है वॉलीबॉल। नेपाल का कौन सा है? तो वॉलीबॉल होता है। नेपाल का अगर पूछेगा तो नेपाल का कौन सा हो गया? तो वॉलीबॉल हो गया। अगर बांग्लादेश का पूछेगा कि बताइए बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो बांग्लादेश के राष्ट्रीय खेल हो जाता है कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल हो गया कबड्डी और नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो गया? तो वॉलीबॉल हो गया। पाकिस्तान और भारत की राष्ट्रीय खेल कौन सा हो गया? तो हॉकी हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा
इस प्रश्न में बोला गया है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में है। कहाँ? तो बैरन द्वीप में स्थित है कौन सा? तो सक्रिय ज्वालामुखी। अगर हम कह सकते हैं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो बैरन द्वीप है। आपको हम बता देते हैं कि बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में पड़ता है। और इसी के साथ हम बताते हैं कि अंडमान एंड निकोबार का अगर बात करिएगा, अंडमान एंड निकोबार का, तो अंडमान एंड निकोबार का राजधानी को नाम बदल के क्या रख दिया गया है, तो विजयपुरम रख दिया गया है। अगर बात करेगा कि अंडमान एंड निकोबार का पहले राजधानी क्या था, तो पहले राजधानी इसका था पोर्ट ब्लेयर, लेकिन नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, तो विजयपुरम कर दिया गया है। विजयपुरम कर दिया गया है। तो कौन सा किया गया है, तो विजयपुरम। याद रखिएगा कि इसका नाम चेंज करके क्या किया गया है, तो विजयपुरम किया गया है। पहले राजधानी क्या था, तो पोर्ट ब्लेयर था, और अभी क्या है, तो विजयपुरम है। अगर बात करते हैं कि नारकोंडम का, तो नारकोंडम द्वीप भी कहाँ पड़ता है, तो इस नारकोंडम द्वीप भी पड़ता है अंडमान निकोबार में। नारकोंडम द्वीप का अगर बात करिएगा तो ये भी अंडमान एंड निकोबार में ही पड़ता है। तो अंडमान एंड निकोबार में नारकोंडम द्वीप हो गया, नारकोंडम द्वीप हो गया। पोर्ट ब्लेयर था जो अंडमान निकोबार का पुराना राजधानी था, उसी को नाम चेंज करके रखा गया है विजयपुरम। क्या? तो विजयपुरम रखा गया है, जो अंडमान निकोबार का नया राजधानी बना है। बैरन द्वीप हो गया जो सक्रिय ज्वालामुखी हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में देखिएगा दोस्त, इस प्रश्न में कुछ क्वेश्चन पर अथी आ गया है, हेडलाइन आ गया है, आपको हम पढ़ के बता देते हैं। बोला है कि प्रश्न में बोला गया है कि जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके ब्रहा या वह आंतरिक खतरों से मार रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बोला गया है कि जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके ब्रहा एवं आंतरिक खतरों से भारत से रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सिंपल प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सहायक संधि किसने लाया था। अगर हम बात करते हैं सहायक संधि का, तो आपसे प्रश्न में सहायक संधि का ही जिक्र किया गया था। तो सहायक संधि किसने लाया था, तो लॉर्ड वेलेजली ने लाया था। अगर हम लॉर्ड कर्जन का बात करते हैं, तो लॉर्ड कर्जन आपको पता है कि 1905 में बंगाल विभाजन का घोषणा किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने ही किया था। और बंगाल विभाजन के समय ही स्वदेशी आंदोलन और साथ में बंग भंग आंदोलन चलाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो याद रखिएगा कि लॉर्ड कर्जन है जो बंगाल विभाजन से संबंधित है। अगर लॉर्ड डलहौजी का बात करते हैं, तो आपको पता है कि लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति लाया था और साथ में डिस्पैच भी लाया था। तो कौन सा लाया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने। और पहली बार अगर बात करिएगा कि लॉर्ड डलहौजी ने क्या चलाया था, तो पहली बार रेल चलाया था। अगर रेल का अगर बात करिएगा, तो रेल पहली बार चलाया था कहाँ के कहाँ अति मुंबई से थाने के बीच में। मुंबई से थाने के बीच में, तो मुंबई से थाने के बीच में कौन चलाया था, तो लॉर्ड डलहौजी के समय ही रेल चलाया गया था। अगर डिस्टेंस का बात करिएगा, तो उस समय डिस्टेंस 34 किलोमीटर कवर किया गया था। 34 किलोमीटर कवर किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पहली बार ट्रेन चलाया गया था। कहाँ, तो मुंबई से थाने के बीच में। फिर इसी के साथ अगर विलियम बेंटिक का अगर बात करते हैं, तो आपको पता है कि विलियम बेंटिक ने भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो पूछेगा प्रश्न में कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलियम बेंटिक थे। विलियम बेंटिक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सहायक संधि किसने लाया था, तो लॉर्ड वेलेजली ने लाया था। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं। चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं, तो 27.3 दिन लगता है। यहाँ सिंपल लिख सकते हैं आप कि 27.3 डेज लगता है। 27.3 डेज लगता है। तो चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरी करने में कितना दिन लगता है, तो 27.3 पृथ्वी दिवस लगता है या 27.3 डेज लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है, कहा गया है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम ससंजक बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं, तो ससंजक बल कहते हैं। दोस्त बता देते हैं कि लिखने में थोड़ा समस्या आ रहा है, इसका समाधान जल्दी ही सोच रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि आप लोग का जो राइटिंग जो लिखते होंगे वो नहीं समझ में आता होगा, लेकिन पहला प्रयास है, तो पहला प्रयास में आप लोग इतना हेल्प कर रहे हैं तो बहुत है। इसी तरीका से अपना हेल्प बनाए रखिए और इसका जल्द ही हम सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। अब बस जो भी पॉइंट अगर हम बोलेंगे तो उसको आप लिख लीजिएगा। 1 से 2 बार हम पॉइंट को रिपीट कर देंगे, जो भी इससे एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा।
अगर हम यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल बोला है, तो लगने वाले आकर्षण बल को ही हम ससंजक बल कहते हैं। सिंपल में ससंजक बल आप कह सकते हैं कि समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को ही हम ससंजक बल कहते हैं। अगर ससंजक बल का अगर बात करिएगा तो सबसे ज्यादा ससंजक बल किसमें होता है, तो सबसे ज्यादा होता है, बात करिएगा तो ठोस में होता है। ठोस के बाद कौन सा होता है, तो द्रव होता है, और द्रव के बाद किसका होता है, तो गैस का होता है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा ससंजक बल किसमें होता है, तो सबसे ज्यादा ससंजक बल होता है ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में। अगर बात करते हैं असंजक बल का, तो आपको हम बता देते हैं असंजक का बल का मतलब होता है कि असमान अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम असंजक बल बोलते हैं। असमान अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, तो असंजक बल कहते हैं। ठीक है, इसी तरीका से सबसे ज्यादा अगर हाइलाइटेड बनता है तो केशिकत्व और पृष्ठीय तनाव से जो एग्जाम्पल पूछता है कि बताइए कि जो भी प्रश्न में दिया गया है वो किसके कारण होता है, तो आपको हम बता देते हैं कि पृष्ठीय तनाव का अगर बात करिएगा, अगर हम बात करते हैं पृष्ठीय तनाव का, तो आपको पता है कि पृष्ठीय तनाव का अगर बात करिएगा तो वर्षा के बूंद होता है, जो मतलब कि गोलाकार होने का कारण क्या है, तो पृष्ठीय तनाव है। अगर और हम बात करते हैं इसमें, तो जैसे पतली सुई है जो पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैरती है, पतली सुई है जो पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैरता है, तो ये भी एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। साथ में ये भी हम बता देते हैं कि जिसे जल में देखेगा तो जल में साबुन या डिटर्जेंट मिलाने पर पृष्ठीय तनाव क्या हो जाता है, तो कम हो जाता है। जल में साबुन या डिटर्जेंट मिलाने पर पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है। उसी तरीके से और भी याद कर सकते हैं कि साबुन का बुलबुला पृष्ठीय तनाव के कारण भी बड़ा होता है। जैसे साबुन का बुलबुला पृष्ठीय तनाव के कारण क्या होता है, तो बड़ा होता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं कि हाइलाइटेड जो एग्जाम्पल बनता है वो बनता है कि जल के बूंदे हैं जो गोलाकार क्यों होता है, तो पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। अगर हम केशिकत्व का अगर बात करते हैं तो आपको हम बता देते हैं कि जो केशिकत्व का अगर एग्जाम्पल जो बनता है वो सबसे ज्यादा बनता है, अगर केशिकत्व का बात करिएगा तो जैसे लालटेन या लैंप की बत्ती में जो तेल चढ़ता है वो केशिकत्व के कारण ही चढ़ता है। तो आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि लालटेन अगर बात करते हैं लालटेन में बत्ती के माध्यम से जो तेल चढ़ता है वो किसके कारण चढ़ता है, तो श्यानता अति केशिकत्व के कारण चढ़ता है। साथ में ब्लॉटिंग पेपर देखे होंगे कि ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही डालने से स्याही फैल जाता है, वो भी एग्जाम्पल किसका है, तो केशिकत्व का एग्जाम्पल है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि जैसे ब्लॉटिंग पेपर हम लिख देते हैं, ब्लॉटिंग पेपर हो गया, तो ब्लॉटिंग पेपर पर हो गया। और साथ में इसका एग्जांपल ये भी लिख सकते हैं आप कि लालटेन की बत्ती पर पूछेगा तो लालटेन की बत्ती में जो तेल चढ़ता है वो किसके कारण चढ़ता है, तो केशिकत्व के कारण चढ़ता है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि अगर ससंजक बल बोलेगा समान अणुओं के बीच आकर्षण बल होता है, उसे ससंजक बल बोलते हैं। और सबसे ज्यादा ससंजक बल लगता है किसमें है, तो ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में। असंजक बल बोलता है कि असमान अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से पृष्ठीय तनाव का पूछेगा तो पृष्ठीय तनाव का एग्जाम्पल हम बताएं कि वर्षा के बूंद गोलाकार हो जाना पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। साबुन का बुलबुले पृष्ठीय तनाव के कारण फैल जाता है। फिर ये भी बता सकते हैं कि जब जल में साबुन या डिटर्जेंट मिलाते हैं तो पृष्ठीय तनाव क्या हो जाता है, तो कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कौन सा, तो ससंजक बल। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कुछ हेडलाइन आ गया है, कुछ प्रश्न में ही आपको देखने को मिलेगा, बाद बाकी सही मिलेगा। और इसी पीडीएफ में ऐसा है, बाद बाकी पीडीएफ जो भी आएगा वो आपको क्लियर दिखाई देगा। पिछले सेशन भी आप देखे होंगे तो उसमें ऐसा कोई समस्या नहीं आया था। तो इसमें बोला गया है कि फेसबुक के उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट का नाम क्या है जिन्हें बंद कर दिया गया है या बंद कर दिया गया था। बोला कि फेसबुक के उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स का नाम क्या है जिन्हें बंद कर दिया था, तो बंद कर दिया गया था बॉब और एलिस को बंद कर दिया गया था। बॉब और एलिस को बंद कर दिया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर हम कंप्यूटर का बात करते हैं तो आपको बता देते हैं कि कंप्यूटर का जनक कहा जाता है किसको, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और अगर इनपुट और आउटपुट का अगर बात करते हैं तो इनपुट में आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए कि इनपुट में कौन कौन सा आता है। तो इनपुट में बता देते हैं कि कीबोर्ड आता है जो इनपुट में आता है, और माउस आता है जो इनपुट में आता है। साथ में स्कैनर होता है, जो स्कैनर भी आता है किसमें, तो इनपुट में। लेकिन अगर आउटपुट का अगर बात करेगा कि आउटपुट में कौन कौन सा होता है, तो आउटपुट का अगर हम बात करते थे जैसे प्लॉटर हो गया किसमें, तो आउटपुट में। प्लॉटर के बाद अगर पूछेगा कि स्पीकर किसमें होता है, तो स्पीकर भी आउटपुट है। स्पीकर क्या है, तो आउटपुट है। प्लॉटर क्या है, तो आउटपुट है। तो इतना प्रश्न याद रखेगा कंप्यूटर से। एक प्रश्न है जो मतलब आपको हम बताते हैं कि प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग ही हम फैक्ट बताते हैं। तो आप पेपर अगर सेट मारते होंगे तो उससे भी आपको अनुभव होता होगा कि जो फैक्ट बताया जाता है तो कहीं ना कहीं अगले सेट में सेट रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि कौन सी अंडमान निकोबार
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक जनजाति है। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक जनजाति है, तो जारवा जनजाति है जो अंडमान निकोबार का है। जारवा जनजाति कहाँ का है, तो अंडमान एंड निकोबार का है। अगर हम बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार का, तो अंडमान एंड निकोबार में एक सोमपेश जनजाति भी पाया जाता है। साथ में एक लिख लीजिएगा, सोमपेश जनजाति भी पाया जाता है। सोमपेश जनजाति भी कहाँ पाया जाता है, तो अंडमान एंड निकोबार में। जारवा जनजाति भी पाया जाता है अंडमान एंड निकोबार में। अगर हम बात करते हैं कि थारू का, तो थारू जनजाति है जो यूपी में भी पाया जाता है, बिहार में भी पाया जाता है और साथ में उत्तराखंड में भी पाया जाता है। तो ये भी याद रखेगा कि थारू जनजाति यूपी, बिहार और उत्तराखंड में रहता है। जारवा और सोमपेश जनजाति कहाँ तो अंडमान निकोबार में। आपको ये भी हम बताएं कि अंडमान निकोबार का राजधानी पोर्ट ब्लेयर था, उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, तो विजयपुरम रख दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है, बोला है कि जल्लीकट्टू क्या है। जो जल्लीकट्टू है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है, जो जल्लीकट्टू है जो लोकप्रिय पारंपरिक बैल को काबू करने वाला एक खेल है। कभी देखे होंगे कि बैल का काबू करने वाला एक खेल तमिलनाडु में होता है, उसी को हम जल्लीकट्टू कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो तमिलनाडु में लोकप्रिय पारंपरिक बैल को काबू में करने वाला खेल है कौन सा, तो जल्लीकट्टू। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा दोस्त, ये प्रश्न तो नहीं दिख रहा होगा कि हम पढ़ के सुना देते हैं। मेरा मेन पर्पस था कि पीडीएफ को हम छोड़ भी देते, कि मेरा था कि हर एक पीडीएफ को जिस हिसाब से पेपर सेट किया गया है, तो हर एक पेपर को सेट को हम आपसे रूबहू करवाएं और एनालिसिस करवाएं। उससे आपको एक अनुमान लगेगा कि प्रीवियस पेपर 2021 में किस हिसाब से पीटी का पेपर सेट किया गया था। इसमें बोला है कि समुद्री शैवाल को अभिलाक्षणिक रोग, समुद्री शैवाल को अभिलाक्षणिक रोग के लवकों में मौजूद वर्णकों पर निर्भर करती है। इनमें से कौन सा वर्णक शैवाल है। बोला गया है कि समुद्री शैवाल के अभिलाक्षणिक रंग लवकों में मौजूद वर्णकों में से निर्भर करती है। तो इनमें से कौन सा वर्णक है जो शैवाल है वो हरे रंग प्रदान करता है, तो हरे रंग प्रदान कौन सा करता है, तो क्लोरोफिल करता है। कौन सा करता है, तो क्लोरोफिल करता है। मतलब शैवाल में जो हरे रंग प्रदान करता है वो कौन करता है, कौन सा लवक, तो क्लोरोफिल। अगर हम बात करते हैं यहाँ लवक का, तो आपको हम बता देते हैं कि लवक को 3 प्रकार में बांटा गया था। अगर लवक का बात करिएगा तो लवक को 3 प्रकार में बांटा गया था। पहला था कौन सा, तो पहला का अगर बात करते हैं तो एक पहला हो गया क्लोरोप्लास्ट, शॉर्ट में हम लिख देते हैं, समझ जाइएगा। एक हो गया क्लोरोप्लास्ट, एक हो गया ल्यूकोप्लास्ट और एक हो गया क्रोमोप्लास्ट। क्या हम बोले, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। लवक को 3 प्रकार में बांटे, क्लोरोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट में और क्रोमोप्लास्ट में। अगर क्लोरोप्लास्ट का अगर बात करिएगा तो क्लोरोप्लास्ट है जो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण या भोजन का निर्माण किससे करता है, तो क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से ही करता है और इसी में आता है क्लोरोफिल। अगर ल्यूकोप्लास्ट का अगर बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा जो भोजन बनाया गया है और वही भोजन को संचित किया जाता है किसमें, तो ल्यूकोप्लास्ट में। ये याद रखिएगा कि भोजन को संचित कौन सा करता है, तो ल्यूकोप्लास्ट करता है। अगर बात करते हैं पेड़ पौधे में कलर प्रदान करने का काम कौन करता है, तो कलर प्रदान काम करता है कौन सा, तो क्रोमोप्लास्ट करता है। तो ये लवक 3 प्रकार के बताएं कौन सा, तो क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। एक देखिएगा क्लोरोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट का होता है प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल इसी में पाया जाता है। इसी के माध्यम से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाता है और यही भोजन को संचित किस में किया जाता है, तो ल्यूकोप्लास्ट में किया जाता है। और अगर बात करेगा कि कलर प्रदान कौन करता है, तो कलर प्रदान करने का काम जो करता है वो कौन काम करता है, तो क्रोमोप्लास्ट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शैवाल हरे रंग का जो कारण है वो किसके कारण है, तो क्लोरोफिल के कारण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि राजस्थान के किस समुदाय ने पिछली 3 शताब्दियों को ब्लॉक प्रिंटिंग जारी रखा है। राजस्थान के किस समुदाय ने पिछली 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग को जारी रखा है, तो छिप्पा ने जारी रखा है। किसने, तो छिप्पा ने जारी रखा है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि कालबेलिया, अगर हम बात करते हैं कि कालबेलिया लोकगीत नृत्य किस भारतीय राज्य में संबंधित है। अगर कालबेलिया का अगर बात करिएगा तो कालबेलिया है जो राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान से संबंधित कौन सा है, तो कालबेलिया है। अगर कालबेलिया का बात करेगा तो कालबेलिया के साथ साथ गणगौर भी है, झुम्मा और कठपुतली भी कहाँ का है, तो राजस्थान का है। तो याद रखिएगा कि कालबेलिया के साथ साथ कौन कौन सा हो जाता है। अगर बात करिएगा कालबेलिया के साथ साथ अगर बात करिएगा तो गणगौर भी हो जाता है कहाँ का, तो राजस्थान का। कठपुतली भी पूछेगा कि कठपुतली कहाँ का है, तो कठपुतली भी कहाँ का है, तो राजस्थान का है। और साथ में झुम्मा भी पूछ लेता है, प्रश्न में पूछा जाता है कि बताइए झुम्मा कहाँ का लोक नृत्य है, तो झुम्मा भी पड़ता है कहाँ का, तो राजस्थान का पड़ता है। तो हम क्या बताएं कि कठपुतली हो गया,
अगर बात करते हैं कालबेलिया हो गया, फिर गणगौर हो गया, कठपुतली हो गया और झुम्मा हो गया, जो कहाँ का पड़ता है तो राजस्थान का पड़ता है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में सबसे फेमस होता है लावनी। सबसे फेमस का अगर बात करेगा तो सबसे फेमस कौन सा हो गया तो लावनी हो गया, और लावनी के बाद कौन सा हो गया तो तमाशा हो गया। लावनी के बाद कौन सा हो गया तो तमाशा। तो याद रखेगा कि महाराष्ट्र से लावनी और तमाशा, लावनी और तमाशा कहाँ से है तो महाराष्ट्र से। तो कालबेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका तो राजस्थान का। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है, कहा गया है कि भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है। भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम था राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान। राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान। पहली बार रेलवे चलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कहाँ से चलाया गया था तो मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। अगर हम बात करते हैं मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था, और कितना चलाया गया था तो 34 किलोमीटर चलाया गया था। तो प्रश्न बन सकता है कि बताइए पहली बार रेल किसने चलाया था, तो पहली बार रेल चलाने का जो काम किया था वो डलहौजी के समय, और ये कब चलाया गया था तो 1854 में चलाया गया था। अगर बात करिएगा तो कब चलाया गया था तो 1854 में चलाया गया था। 1854 में चलाया गया था किसके द्वारा तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, और कितना किलोमीटर तो 34 किलोमीटर मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है, कहा है कि 2014 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सारंगी वादक का नाम बताइए। 2014 में पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सारंगी वादक का नाम बताइए। तो सारंगी वादक कौन थे तो उस्ताद मोइनुद्दीन खान थे। उस्ताद मोइनुद्दीन खान थे। यहाँ हम कुछ फेमस का हम वादक का नाम बताएंगे, जिसे तबला वादक पूछ देता है कि बताइए कि तबला वादक कौन थे। अगर हम बात करते हैं कि तबला वादक का, तो तबला वादक अगर बात करिएगा कि तबला वादक कौन कौन थे, तो तबला वादक में लिखिएगा कि तबला वादक में जाकिर हुसैन तबला वादक थे, पंडित किशन महाराज तबला वादक थे। तो ये दो नाम याद रखेगा, जाकिर हुसैन, पंडित किशन महाराज, और एक और होता है कौन सा तो उस्ताद फयाज खान। उस्ताद फयाज खान भी याद रखिएगा। तो हम बताएं कि तबला वादक में बात करिएगा तो कौन सा था तो जाकिर हुसैन था, जाकिर हुसैन हो गया, और साथ में पंडित किशन महाराज हो गया, पंडित किशन महाराज हो गए, तो पंडित किशन महाराज भी हो गए कौन सा तो तबला वादक हो गए, और एक फयाज खान होते हैं जो वो भी क्या थे तो तबला वादक थे। उसी के साथ अगर सितार का बात करेगा तो सितार में पंडित रविशंकर थे। सितार का अगर बात करेगा कि बताइए सितार का कौन वादक है, तो सितार में याद रखेगा पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर कौन थे तो पंडित रविशंकर थे सितार वादक। पंडित रविशंकर क्या थे तो सितार वादक थे। इसी तरीका से कभी कभी पूछ लेता है कि बांसुरी वादक कौन थे, तो आप बांसुरी वादक में भी याद रखेगा कि बांसुरी वादक में हरि प्रसाद चौरसिया थे जो बांसुरी वादक थे। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी का अगर बात करिएगा कि बांसुरी वादक, तो हरि प्रसाद चौरसिया क्या थे तो बांसुरी वादक थे। पन्ना लाल घोष क्या थे तो बांसुरी वादक थे। उसी तरीके से राजेंद्र प्रसन्ना क्या थे तो राजेंद्र प्रसन्ना की बात करेगा तो वो भी बांसुरी वादक थे। और राजेंद्र कुलकर्णी पूछेगा तो वो भी बांसुरी वादक थे। राजेंद्र कुलकर्णी पूछेगा तो बांसुरी वादक थे। फिर राजेंद्र प्रसन्ना पूछेगा तो बांसुरी वादक थे। फिर पंडित पूछेगा कि पन्ना लाल घोष पूछेगा कि पन्ना लाल घोष क्या थे तो बांसुरी वादक। और हरि प्रसाद चौरसिया भी बांसुरी वादक थे। तो इस तरीका से चार को बांसुरी से याद रखेगा। इसी तरीका से शहनाई से पूछता है तो शहनाई से बिस्मिल्लाह खान याद रखिएगा। शहनाई का अगर बात करते हैं कि शहनाई से, तो शहनाई से याद रखेगा बिस्मिल्लाह खान। शहनाई से याद रखेगा बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान याद रखेगा। तो शहनाई से कौन थे तो बिस्मिल्लाह खान थे। शहनाई से बिस्मिल्लाह खान। अली अहमद हुसैन भी शहनाई से थे। तो अली अहमद हुसैन भी याद रखेगा कि अली अहमद हुसैन कैसे थे तो शहनाई से थे। तो इसी तरीका से कुछ वादक का नाम याद रखेगा, जो हम बताए हैं वो याद रखेगा। काहे कि ये प्रश्न में पूछा हुआ ही हम जो फैक्ट बताए हैं वो आया हुआ है। अगले प्रश्न देखिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा तो ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है, कहा गया है कि भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए स्वयं योजना का लक्ष्य क्या है। भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई स्वयं योजना का लक्ष्य क्या है तो शिक्षा का अभिगमन और समानता एवं गुणवत्ता। भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई स्वयं योजना का लक्ष्य क्या था तो शिक्षा का अभिगमन और समानता का गुणवत्ता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर पूछेगा कि बताइए क्या स्किल इंडिया कब आया था तो स्किल इंडिया आया था 15 जुलाई 2015 को। 15 जुलाई 2015 को आया था कौन सा तो स्किल इंडिया। स्किल इंडिया पूछेगा तो 15 जुलाई 2015 को। अगर डिजिटल इंडिया पूछेगा कि बताइए डिजिटल इंडिया कब आया था तो डिजिटल इंडिया आया था 1 जुलाई
अगर डिजिटल इंडिया की बात करिएगा तो 1 जुलाई 2015 को आया था डिजिटल इंडिया। तो याद रखिएगा डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को आया था। स्किल इंडिया आया था 15 जुलाई 2015 को। और सबसे फेमस क्वेश्चन हम बताते हैं जन धन योजना, याद रखिएगा। तो जन धन योजना जो लाया गया था वो 28 अगस्त 2014 को लाया गया था। तो जन धन योजना याद रखिएगा 28 अगस्त 2014 को। और एक और लिख लीजिएगा मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष योजना आया था कब? तो 25 सितंबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष योजना 25 सितंबर 2014 को आया था। जन धन योजना आया था 28 अगस्त 2014 को। स्किल इंडिया आया था कब? तो 15 जुलाई 2015 को। और डिजिटल इंडिया आया था 1 जुलाई 2015 को। आपसे प्रश्न में पूछा था कि स्वयं योजना का लक्ष्य क्या था? तो शिक्षा को अभिगमन और समानता और गुणवत्ता में सुधार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है, कहा गया है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय था जो मुगल का अंतिम शासक था। अगर यही बात करेगा औरंगजेब से, तो जजिया कर है जो अंग्रेज पर लगाया गया। तो प्रश्न में पूछा जाता है कि अंग्रेजों पर भी जजिया कर किसने लगा दिया था? तो किसने लगाया था? तो औरंगजेब ने लगाया था। अंग्रेजों पर भी जजिया कर औरंगजेब ने लगाया था। इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। पूछा जाता है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो जिंदा पीर भी कहा जाता है औरंगजेब को। जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में देखिएगा, पढ़ के हम बता देते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल 1878 में देश के भाषा प्रेस अधिनियम, मतलब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को प्रस्तावित किया था? तो आपको हम बता देते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पारित किया था लॉर्ड लिटन ने किया था। लॉर्ड लिटन ने कब किया था? तो 1878 में किया था। अगर हम बात करते हैं तो 1878 में किया था कौन? तो लॉर्ड लिटन। लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया था कौन? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा दिया था रिपन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया था कौन? तो रिपन ने हटाया था। लाया था कौन? तो लॉर्ड लिटन ने लाया था। अगर लॉर्ड मिंटो का बात करेगा तो मार्लो मिंटो ने 1909 में लाया था। 1909 में मार्लो मिंटो सुधार किससे संबंधित है? तो मिंटो से संबंधित है। अगर चेम्सफोर्ड का अगर बात करिएगा तो पता है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था 13 अप्रैल को, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल का अगर बात करिएगा तो कौन था? तो चेम्सफोर्ड ही था। अगर इसी में लॉर्ड हार्डिंग का बात करिएगा तो लॉर्ड हार्डिंग जब बंगाल विभाजन का ऐलान हुआ था 1905 में, तो बंगाल विभाजन का रद्द किया गया था किसके समय? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय रद्द किया गया था। तो प्रश्न में यह भी बन सकता है कि बताइए जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया उस समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। ये बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड से दो प्रश्न बनता है कि बताइए गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो गोली चलाने का आदेश दिया था आर डायर ने। लेकिन पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो वो डायर था। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ओ डायर। गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो आर डायर ने दिया था। ओ डायर को लंदन में गोली किसने मारा था? तो उधम सिंह ने मारा था। और कब मारा था? तो 1940 में मारा था। दोस्त बता देते हैं जितना भी फैक्ट बोले वो लिख लीजिएगा। जल्द ही हम सोल्यूशन कर रहे हैं और सारा पॉइंट आपको हम हूबहू सामने लिख के बताएंगे। जो अगला सेक्शन आवेगा 1 से 2 से 3 4 दिन टाइम दीजिए, जो आएगा वो सारा पॉइंट बोलेंगे वो लिखा जाएगा यहाँ। अभी कुछ कारण बस से हम नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन जो भी फैक्ट बोल रहे हैं वो लिखने का प्रयास करिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया कौन? तो लिटन। और हटाया कौन? तो रिपन। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण अभिकरण में क्या की गई थी? अगर हम बात करते हैं पूरे प्रश्न देखिएगा, पूरे प्रश्न में बोला गया है, कहा गया है कि संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण अभिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो दिसंबर 1970 में किया गया था। दिसंबर 1970 में किया गया था संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण अभिकरण का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि जीव जंतु प्राय सुरक्षा के लिए अपने स्वरूप रंग रूप, बोला है कि जीव जंतु प्राय सुरक्षा के लिए अपने रंग रूप को अपने परिवेश के अनुसार बदल लेता है। इसको क्या नाम दिया गया या ऐसा कौन करता है? तो गिरगिट करता है। जैसे बोला भी जाता है आम भाषा में कि गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हो, तो वही कारण है गिरगिट करता है जो अपने समस्या के अनुसार वो अपना रंग रूप बदलते रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है
कहा गया है कि अनुप्रस्थ तरंग क्या है, अनुप्रस्थ तरंग क्या है। तो बोला है कि इन तरंगों के माध्यम के कण के तरंग संचरण की दिशा लंबवत दिशा में कंपन करता है। आपको इसका कंसेप्ट हम बताते हैं। अगर अनुप्रस्थ तरंग का अगर बात करिएगा तो अनुप्रस्थ है जो श्रृंग और गर्त के रूप में चलता है। अगर हम बात करिएगा तो श्रृंग और गर्त के रूप में इस तरीका से अनुप्रस्थ चलता है। अगर यहाँ अगर बात करिएगा तो यही होता है श्रृंग। अगर हम बात करते हैं कि अगर यहाँ ऊपर में अगर देखिएगा तो जो ऊपर में होता है ये होता है श्रृंग, इसको हम क्या बोलते हैं तो श्रृंग बोलते हैं, और नीचे वालों को हम क्या कहते हैं तो गर्त बोलते हैं। तो श्रृंग और गर्त में गति पूछेगा कि श्रृंग और गर्त में कौन चलता है, अनुप्रस्थ चलता है या अनुदैर्घ्य चलता है, तो क्या मारना है तो अनुप्रस्थ चलता है। और इसी को हम कहते हैं आयाम, जो लंबवत हुआ इसी को हम आयाम कहते हैं। तो यही प्रश्न पूछा गया है कि अनुप्रस्थ तरंग क्या है, तो इन तरंगों के माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत चलता है। देखिए यही लंबवत है, यही लंबवत है। तो श्रृंग और गर्त के रूप में और लंबवत के रूप में चलता है तो अनुप्रस्थ चलता है। अगर अनुप्रस्थ का एग्जांपल का बात करेगा तो प्रकाश से कौन सा है तो अनुप्रस्थ है, प्रकाश किसका है तो अनुप्रस्थ का एग्जांपल है। लेकिन अगर यहीं आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि बताइए अनुदैर्घ्य में कौन है, तो अनुदैर्घ्य का एग्जांपल होता है ध्वनि। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। अगर अनुदैर्घ्य का बात करिएगा तो अनुदैर्घ्य है जो समांतर क्रम में चलता है, समांतर क्रम में चलता है। तो ये समांतर क्रम में चलता है और ये जो अनुदैर्घ्य गमन करता है उस संपीड़न और विरलन के रूप में करता है, संपीड़न और विरलन के रूप में गमन करता है। तो पूछेगा कि संपीड़न और विरल के रूप में गमन कौन करता है तो अनुदैर्घ्य तरंग करता है, और ये तरंग के समांतर चलता है। तरंग के क्या चलता है तो समांतर चलता है। अनुदैर्घ्य तरंग का एग्जांपल ध्वनि होता है और अनुप्रस्थ तरंग के एग्जांपल कौन सा होता है तो प्रकाश होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है, कहा गया है कि निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड मेर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड मर्थ की अध्यक्षता वाली समिति पर आधारित था। तो कौन सा था तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, किस पर आधारित था तो लॉर्ड मेयो के या लॉर्ड मर्थ के नियम पर आधारित था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है, कहा गया है कि भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस है जो भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में है, कहा गया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना में प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की गई थी या आयोजित करने हेतु की गई थी। तो ये कब हुआ था तो 2017 में। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना वर्ष 2017 में प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने हेतु की गई थी। कौन सा तो 2017 में की गई थी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसके दिशा निर्देशन में की गई थी। दिशा निर्देशन में की गई थी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसके दिशा निर्देशन में की गई थी तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देश में किया गया था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के दिशा निर्देशन में किया गया था। अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का अगर बात करेगा तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक था जो लिखा था विंग्स ऑफ फायर। कौन सा तो विंग्स ऑफ फायर पूछेगा कि विंग्स ऑफ फायर किसका है तो विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा था तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है, कहा गया है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो शक्ति की इकाई क्या होता है तो शक्ति की इकाई वाट होता है। शक्ति का इकाई क्या होता है वाट। अगर बात करिएगा शक्ति का, आपको पता है कि शक्ति का जो होता है P बराबर होता है W/T। और ये जो दर आता है ना वो दर लिया जाता है समय को। तो ये W/T भी कर सकते हैं, जूल बटा समय भी कर सकते हैं, सेकंड भी कर सकते हैं, या कार्य करने की दर को शक्ति को हम वाट भी कहते हैं। अगर कार्य करने की क्षमता पूछेगा तो ऊर्जा कहलाता है। कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं तो ऊर्जा कहलाता है। और कार्य करने की दर क्या कहलाता है तो वाट कहलाता है। कार्य करने की दर वाट कहलाता है। ठीक है, उसी तरीके से एम्पियर का पूछेगा तो धारा का ये सही मात्रा का अगर बात करेगा तो धारा का किसका है तो एम्पियर है। अगर वोल्ट का बात करेगा तो विभव के साथ ही होता है विभवांतर। तो विभव और विभवांतर का ऐसा अगर पूछेगा तो वोल्ट होता है। और तापमान का किसका होता है तो तापमान का होता है केल्विन। तो तापमान का केल्विन हो गया, विभव विभवांतर का वोल्ट हो गया, और धारा का एम्पियर हो गया। और कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं तो शक्ति या वाट कहते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि बोलता है कौन सा विकल्प निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करने के लिए। अगर हम बात करते हैं कि कौन सा विकल्प, एक सेकंड,
बोलता है कि कौन सा विकल्प है जो निम्नलिखित सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करने या एक विशिष्ट कोडित प्रारूप, एक विशेष कोडित एक रूप डेटा को संग्रहित करने और प्रसारित करने की एक विधि है, ताकि केवल वही इस डेटा या केवल वही इसे पढ़ सके या संशोधित या संसाधित कर सके जिनके लिए यह बनाया गया है। इसमें डेटा के एकोडिंग या डेटा के इनकोडिंग और डिकोडिंग शामिल है। बोला गया है कि निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करते हुए एक विशिष्ट कोडित प्रारूप में डेटा को संग्रहित करने और प्रसारित करने की एक विधि, ताकि केवल वही इसे पढ़ सके और संशोधित कर सके जिनके लिए वह बनाया गया है। तो इसमें डेटा की इनकोडिंग और डिकोडिंग शामिल है। इसको क्या कहते हैं? तो क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है, कहा गया है कि मुगल ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने और दीवानी मामलों को निस्तारण करने के अधिकार किसे प्रदान किया था या किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 1765 में प्रदान किया गया था, जब बक्सर का युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद ये उड़ीसा का, बिहार, उड़ीसा और बंगाल का राजस्व किसको दिया गया था? तो किससे दिया गया था? तो ये मामलों को निस्तारण अधिकार दे दिया गया था किसको? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो वही पूछा है कि मुगल ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा, राजस्व संग्रहण करने और दीवानी मामलों को निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 1765 में प्रदान किया गया था। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि संचार के लिए हाथी 103 डेसिबल तक तीव्रता की शोर उत्पन्न कर सकता है, लेकिन वे प्राय निम्न आवृत्ति वाले ध्वनि का उपयोग करते हुए, जिनमें से कुछ भूमि होकर गुजरती है, वो ध्वनियाँ क्या कहलाती है? तो इंफ्रासोनिक कहलाती है या इंफ्रासाउंड कहलाती है, अध्वनिक कहलाती है। अगर हम बात करते हैं ध्वनि का, तो ध्वनि तरंग को 3 भागों में हम बांटते हैं, श्रव्य बांटते हैं, अपश्रव्य बांटते हैं और पराश्रव्य बांटते हैं। तो अगर श्रव्य ध्वनि का अगर बात करेगा, तो एक जिसे आपको हम बता देते हैं कि अगर 20 हर्ट्ज से अगर कम हुआ, 20 हर्ट्ज से अगर कम होता है, तो इसको हम बोलते हैं अपश्रव्य ध्वनि, इंफ्रासोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इंफ्रासोनिक बोलते हैं, अब श्रव्य ध्वनि बोलते हैं। अगर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की अगर बात करिएगा, 20,000 हर्ट्ज के अगर बीच में रहता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑडिबल या श्रव्य ध्वनि बोलते हैं। और 20,000 से अगर प्लस रहता है, उसी को हम बोलते हैं क्या सा? तो पराध्वनि कहते हैं, पराध्वनि या अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो ये हम बता देते हैं, लिख लीजिएगा। एक होता है श्रव्य ध्वनि, एक होता है अवश्रव्य ध्वनि और एक होता है पराश्रव्य ध्वनि। अगर बात करेगा अवश्रव्य ध्वनि का, तो 20 हर्ट्ज से कम को अवश्रव्य ध्वनि, जो कुत्ता बिल्ली सुन सकता है। फिर 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है श्रव्य ध्वनि, जो हम लोग मनुष्य सुन सकते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से अगर ऊपर होता है, उसको हम बोलते हैं पराश्रव्य ध्वनि, और वो क्या कहलाता है? तो अल्ट्रासाउंड कहलाता है। और वो कौन सुन सकता है? तो जैसे चमगादड़ हो गया, चमगादड़ वगैरह ये सब है जो पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न भी करता है। तो पूछेगा कि बताइए पराश्रव्य ध्वनि कहां से कहां तक है? तो 20,000 से ऊपर से पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग होता है। जो सोनार वगैरह जो वस्तुओं को पता लगाने में जो सोनार का प्रयोग होता है, पराश्रव्य ध्वनि पर ही काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि पीली क्रांति इनमें से किससे संदर्भित करता है? पीली क्रांति इनमें से किसे संदर्भित करता है? तो ये तेलहन के संदर्भित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर यहाँ पूछेगा कि बताइए कि दुग्ध उत्पादन से, तो दुग्ध उत्पादन से पहले ये बताइए कि आपको हम बता देते हैं कि अगर नीली क्रांति पूछ ले कि बताइए नीली क्रांति किससे जुड़ा हुआ है, तो नीली क्रांति जुड़ा हुआ है मछली से। नीली क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? तो मछली से जुड़ा हुआ है। उसी तरीके से पूछ लेगा कि हरित क्रांति किससे जुड़ा हुआ है। हरित क्रांति अगर पूछेगा तो खदान से जुड़ा हुआ है। हरित क्रांति होगा खदान से। अगर वही पूछेगा कि बताइए कि गुलाबी क्रांति किससे है, तो झींगा से। गुलाबी क्रांति अगर पूछेगा कि बताइए कि गुलाबी क्रांति, तो गुलाबी क्रांति जुड़ा हुआ है झींगा से। झींगा मछली से कह सकते हैं किससे जुड़ा हुआ है? तो गुलाबी क्रांति झींगा से है। उसी तरीके से लाल से जुड़ा होगा तो कौन सा? टमाटर या मांस जुड़ा हुआ है। और भूरी से जुड़ा हुआ उर्वरक, भूरी से जुड़ा हुआ है कौन सा? तो उर्वरक जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो तिलहन से पीली क्रांति हो गया। उसी तरीके से नीली क्रांति से मछली हो गया। फिर हरित क्रांति से खदान हो गया। और गुलाबी क्रांति से कौन सा हो गया? तो झींगा हो गया। और गोल क्रांति से बोलेगा तो आलू को, गोल क्रांति से क्या कहते हैं? तो आलू को कहते हैं।
अगर बात करेगा कि श्वेत क्रांति या दुग्ध उत्पादन दूध से जुड़ा हुआ है, श्वेत जो होता है वो, ठीक है, तो नीली क्रांति हो गया मछली से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में वीआर का पूर्ण रूप क्या होता है। तो कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में वीआर का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी होता है वीआर का, वर्चुअल रियलिटी होता है वीआर का कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और वीआर का पूर्ण फॉर्म क्या होता है, तो वर्चुअल रियलिटी होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न बोला गया है कि कौन सा है जो अंतर महाद्वीपीय देश है। कौन सा अंतर महाद्वीपीय देश है, तो अंतर महाद्वीपीय देश कौन सा होता है, तो तुर्की और जॉर्जिया होता है। तुर्की और जॉर्जिया कौन सा है, तो अंतर महाद्वीपीय देश है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्त बता देते हैं कि इसमें 84 तक ही प्रश्न था और इसके आगे मैथ और बात करते हैं, मैथ के साथ साथ रीजनिंग दिया हुआ है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। आप मैथ का और रीजनिंग का भी वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं और मैथ का भी सेशन इस पर चलाया जाता है। उससे भी आप ओरिजिनल पेपर का अनुमान लगा सकते हैं कि किस हिसाब से मैथ सेट किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।